नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। ईद के मौके पे पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश ने एक दूसरे को दी मिठाइयाँ। ईद के मौके पर दिखी रौनक। दूसरी बड़ी अपडेट, ईद पर जम्मू कश्मीर आज़ादी के जम्मू कश्मीर के लगे नारे। अनंतनाग में सुरक्षा बलों पर फेंके गए पत्थर। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर देखने को मिली झड़प। वहीं सुरक्षा बलों ने जमकर किया घेराव। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। अप्रैल महीने में निर्यात 24% बढ़ा। भारत का बजा डंका। व्यापार घाटा भी घटकर 20 अरब डॉलर बढ़ गया, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है अगली, जहां प्रधानमंत्री मोदी देखते रहे और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा खेल। आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उठाया बड़ा कदम। अगली अपडेट में बताएंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए भारत को 10 अरब डॉलर जर्मनी के बीच हुई है डील, वो हम आपको बताएंगे। डेनमार्क पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, लगे मोदी के नारे, भारतवंशियों को भी किया संबोधित। वहीं वहां की प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का किया स्वागत, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच 9 मई को विश्व युद्ध की तैयारी और युद्ध घोषित कर सकते हैं पुतिन। जी हाँ, दूसरे विश्व युद्ध का ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, आधिकारिक तौर पर 9 मई को घोषणा कर सकते हैं युद्ध का। वहीं डूरंड रेखा में लगातार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रही जंग तालिबानियों की, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच नेपाल में जिस दोस्त की शादी में पहुंचे काठमांडू राहुल, वीडियो वायरल होने के बाद चीनी जासूस होने का है शक, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी मां से मिलने पहुंचे, उसकी भी चर्चा है, बताएंगे एक एक करके। लेकिन उससे पहले छोटा सा नजर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस देश के इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, सरहद पर दिखी दोस्ती। ईद के मौके पर पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश ने एक दूसरे को दी मिठाइयाँ खिलाकर गर्मजोशी से किया स्वागत। ईद के मौके पर भारत और पाकिस्तान के सैनिकों ने बॉर्डर पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया और पिछले 1 साल से सीमा पर चल रहे युद्ध विराम समझौते के चलते दोनों देशों की सेनाओं के बीच शांति हुई। आपको बता दें, यही वजह है कि मीठी ईद के मौके पर पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक लगभग सभी बॉर्डर आउटपोस्ट पर दोनों देशों के सैनिकों और कमांडर्स के बीच मिठाई का आदान प्रदान भी हुआ है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज यानी BSF के मुताबिक ईद के मौके पर पंजाब के अमृतसर सेक्टर के चर्चित अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट पर पाकिस्तान की सीमा सुरक्षा बल पाक रेंजर्स की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल आमिर की तरफ से BSF की 144वीं बटालियन के कमांडेंट जसबीर सिंह को 5 मिठाई के पैकेट भी दिए गए। आपको बता दें, इनमें से पैकेट के BSF के महानिदेशक ने लिया था। ये इस बीच आपको बता दें कि जो शांति देखने को मिली है सीमा पर, वो अपने आप में अलग ही है। हम चलते हैं एक और अपडेट। बड़ी खबर, ईद पर जम्मू कश्मीर में लगातार तांडव। जी हाँ, दरअसल शांति के जो दूत बताए जाते थे, उन्होंने तांडव कर दिया। कई जगहों पर सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके, वहीं आज़ाद कश्मीर के नारे लगाए। दरअसल ईद के मौके पर जम्मू कश्मीर में कल अशांति देखने को मिली। हालांकि सेना ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन लोगों पर कड़े एक्शन लेने की तैयारी जिन्होंने आज़ाद कश्मीर के नारे लगाने के साथ साथ सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की थी। आपको बता दें, लगभग 4 से 5 मस्जिदों के बाहर जो है नमाज पढ़ने के बाद सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की गई। कई जगहों पर आज़ादी के नारे लगाए गए। आपको बता दें, अब सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां करना शुरू कर दिया। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, जर्मनी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत भारत को 10 अरब डॉलर देगा जर्मनी। पीएम मोदी की बर्लिन यात्रा के दौरान बड़ी डील। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और जर्मनी के बीच बड़ी डील हुई है, जिसके तहत ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए भारत को 10 अरब डॉलर जो है वो जर्मनी देगा। 10 अरब डॉलर की सहायता मिलेगी। जर्मनी ने 2030 के लिए निर्धारित जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद के लिए भारत को लेकर ये ऐलान किया गया है। इसमें नवीकरण ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति और 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता स्थापित करना शामिल है। इस संबंध में एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि जर्मनी इस साझेदारी हरित और सतत विकास के तहत 2030 तक कम से कम 10 अरब यूरो की नई और अतिरिक्त प्रतिबद्धताओं के दीर्घकालीन लक्ष्य के साथ भारत को अपने वित्तीय और तकनीकी सहयोग और अन्य सहायता को मजबूत करने का इरादा रखता है।
आपको बता दें ये जो डील हुई है ये कहीं ना कहीं अपने आप में लगातार दुनिया भर के कई देश भारत में निवेश करना चाहते हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। डेनमार्क में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत। जर्मनी के बाद डेनमार्क पहुंचे पीएम मोदी, कहा इस देश के साथ संबंध को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यूरोप यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को डेनमार्क पहुंचे। कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर पीएम मोदी मेड्रिफिक्सन ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन के साथ ट्रीन स्ट्रेटजिक साझेदारी और द्विपक्षीय संबंध जैसे मुद्दों पर डेलीगेशन लेवल की चर्चा भी की है। इस दौरान उन्होंने पीएम फ्रेडरिक्सन से कहा है कि मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत और डेनमार्क के संबंध में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क में कहा है कि आपके खूबसूरत देश में मेरी ये पहली यात्रा है और इससे पहले अक्टूबर में मुझे आपका स्वागत करने का मौका मिला है। इन दोनों यात्राओं से हमारे संबंधों में निकटता आई है और हमारे दोनों देश लोकतंत्र हैं और कानून के शासन जैसे मूल्यों को साझा कर रहे हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें अप्रैल महीने में निर्यात 24% बढ़ा, व्यापार घाटा भी 20 अरब डॉलर पहुंचा। दरअसल आपको बता दें भारत के निर्यात में हर महीने अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। भारत का वस्तुओं का निर्यात अप्रैल में सबसे ज़्यादा और 24% से बढ़कर 38% तक हो चुका है, यानी 24% से बढ़कर 38 अरब डॉलर पहुंच गया है। इस दौरान व्यापार घाटा भी बढ़कर 20 अरब डॉलर हो गया है। वाणिज्यिक मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें वाणिज्यिक मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक और रासायनिक उत्पादन जैसे क्षेत्रों के अच्छे प्रदर्शन से अप्रैल में निर्यात में अच्छा इजाफा देखने को मिला। मंत्रालय के मुताबिक पिछले महीने देश का आयात भी 26% से बढ़कर 58% अरब डॉलर पहुँच गया था। इस दौरान व्यापार घाटा बढ़कर 20 अरब डॉलर हो गया और एक साल पहले की इस अवधि में 15 अरब डॉलर पर था। तो दोस्तों आपको बता दें कच्चे तेल का आयात भी बढ़ा है। ये एक बड़ी खबर निकल के आई है जहां आपको बता दें अप्रैल महीने में निर्यात 24% बढ़ा है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी के सामने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा खेल। चाइना को और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चाइना को घेरने की तैयारी, हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर छेड़ दी बहस। दरअसल विदेश मंत्री प्रधानमंत्री मोदी की वो ताकत बन गए हैं जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि राइट हैंड पे विदेश मंत्री एस जयशंकर, लेफ्ट हैंड पे एनएसए अजीत डोवाल हो चुके हैं विदेश यात्रा के दौरान। तो यही कारण है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीएम मोदी के सामने चाइना को घेरने के लिए हिंद प्रशांत मुद्दे को भी छेड़ दिया है। जिस मुद्दे को पीएम मोदी भूल रहे थे उस मुद्दे को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उठाकर चीन को जबरदस्त तरीके से घेर लिया है। आपको बता दें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा है कि विदेश मंत्री वेयरबाक के साथ अच्छी बातचीत हुई है और हमने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र के विषय पर भी चर्चा कर डाली है। विदेश कार्यालयों के बीच सीधे विशिष्ट रूप से संपर्क को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जर्मनी को आर्थिक सहयोग एवं विकास मंत्री स्वेज जुल्स से भी मुलाकात कर उन्होंने जलवायु परिवर्तन के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में जानकारी दी। दरअसल आपको बता दें कि लगातार जिन देशों का दौरा विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर की कूटनीति में चाइना जरूर शामिल होता है। चाइना को किन रणनीतियों के जरिए घेर सकता है भारत, वो हर पहलू पे चर्चा जो है विदेशों में भारत करता है। खास करके विदेश मंत्री एस जयशंकर तो मानो दुश्मनों के पीछे हाथ दौड़कर पड़ गए हैं। यही कारण है कि जिन देशों में जाते हैं वहाँ पे चाइना के लूपहोल्स क्या हैं उसको पता करके उस पर प्रहार करना विदेश मंत्री एस जयशंकर नहीं भूलते हैं। जहाँ पीएम मोदी हिंद प्रशांत मुद्दों को जर्मनी के सामने उठाने में भूल गए थे, उन चीज़ों को विदेश मंत्री समकक्ष वार्ता के दौरान एस जयशंकर ने उस पर प्रहार कर दिया। हम चलते हैं और अपडेट। पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है रशिया, अमेरिकी दूत का दावा। खेरसोन को भी स्वतंत्र क्षेत्र के तौर पर मान्यता देने की तैयारी। अमेरिका को एक शीर्ष अधिकारी ने दावा किया है कि रूस इस महीने पूर्वी यूक्रेन के एक बड़े हिस्से को कब्जा करना चाहता है और दक्षिणी शहर खेरासन को स्वतंत्र क्षेत्र के तौर पर मान्यता देने की भी तैयारी में है। इधर आपको बता दें रूसी सेना ने खार्किव पर फिर से की बमबारी की है। पूर्वी यूक्रेन कई शहरों को भी बनाया गया निशाना है, जबकि दोनेत्स्क में गवर्नर ने बताया है कि मंगलवार को रूस की बमबारी में भी 9 नागरिकों की मौत हो गई है।
आपको बता दें, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संबंधी संगठन के लिए अमेरिकी दूत माइकल कॉर्पोरेटर ने सोमवार को इस बात का दावा भी किया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका और अन्य देशों की जानकारी मिली है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, समुद्र में बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाला पहला देश बना चाइना। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नए वीडियो से भारत और यूएस को टेंशन। दोस्तों, चाइना अपने शस्त्रा नगर में एक ऐसे नए हथियारों को तैनात कर दिया है जो न सिर्फ पश्चिमी देशों से उसकी प्रतिद्वंदिता दिखाता है, बल्कि चाइना हथियार ऐसे होते हैं जो पश्चिमी देशों के हथियारों की नकल होते हैं। चीन पर अमेरिका और टेक्नोलॉजी को चुराने के भी आरोप कोई नए नहीं है, लेकिन इस बार दावा किया जा रहा है कि चीन ने चोरी की टेक्नोलॉजी से ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर ली जो पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रखी है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पीपल्स लिबरेशन आर्मी 19 अप्रैल को एक वीडियो जारी किया है जिनमें टाइप 055 गाइडेड मिसाइल क्रूजर को दागते हुए देखा जा रहा है। वीडियो में जो मिसाइल दिख रही है उसे पूरी तरीके से अभी तक अज्ञात रखा गया है और दुनिया को चीन के इस नए मिसाइल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लिहाजा मिसाइल देखते ही पूरी दुनिया चौंक गई। ज़्यादातर डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि चाइना ने जिस मिसाइल को लॉन्च किया है वो असल में एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे वैश्विक विश्लेषकों ने फिलहाल YJ-21 नाम दे दिया है, जो कि कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के लिए टेंशन है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है अगली, जहां पर आपको बता दें आधिकारिक तौर पर विश्व युद्ध का ऐलान करने जा रहे हैं पुतिन। 9 मई को घोषणा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 9 मई को औपचारिक रूप से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। अमेरिका और पश्चिमी अधिकारियों का मानना है कि एक ऐसा कदम है जो मॉस्को के रिजर्व बलों को पूरी तरीके से जुटाने में सक्षम होगा, क्योंकि आक्रमण के प्रयास लड़खड़ा रहे हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार रूस में 9 मई को विजय दिवस के रूप में जाना जाता है और ये 1945 में नाजियों की देश की हार की याद दिलाता है। आपको बता दें, पश्चिमी अधिकारियों ने लंबे समय में से माना है कि पुतिन उस दिन के प्रतीकात्मक महत्व और प्रचार मूल्य का लाभ उठाकर यूक्रेन के एक सैन्य उपलब्धि की घोषणा कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहां पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक अलग ही युद्ध की तैयारी और युद्ध घोष करने की तैयारी में है। हम चलते हैं और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, अगली अपडेट निकल के आ रही है, डूरन रेखा की वजह से पाकिस्तान और चाइना अफगानिस्तान के बीच बड़ी खटासियाँ। दरअसल पाकिस्तान के बीच लगातार खटास बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, डूरन रेखा की वजह से पाकिस्तान के साथ साथ अब अफ़गानिस्तान और तालिबान के रिश्ते में जो खटास देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा झटका दे रही है। और यही कारण है कि अब अफ़गानिस्तान में बड़ा ऐलान कर दिया और उन्होंने बड़ी धमकी, हम कह सकते हैं, साफ साफ दी हुई है। और इस धमकी के तहत कहीं ना कहीं एक तरीके से जो धमकी दी गई है ये चाइना खासकर पाकिस्तान को भारी पड़ने वाली है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहां डेनमार्क, हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ और डेनमार्क में भारतवंशियों को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित भी किया है। और वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जिस अंदाज में पीएम मोदी का स्वागत किया वो चर्चा का विषय रहा। डेनमार्क में प्रधानमंत्री मोदी स्वयं एयरपोर्ट, प्रधानमंत्री जो डेनमार्क के वहाँ पीएम मोदी पहुंची प्रधानमंत्री मोदी को स्वागत के लिए। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। पीएम मोदी के आज करेंगे फ्रांस दौरा, लेकिन उससे ठीक पहले बड़ा झटका, पनडुब्बी प्रोजेक्ट से फ्रांसीसी कंपनी हटी पीछे। प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे से ठीक पहले फ्रांस की मुख्य हथियार कंपनी नेवल ग्रुप ने भारत को बड़ा झटका दे दिया है और घोषणा की है कि भारत में P-75 इंडियन परियोजना में भाग लेने में असमर्थ है, जिसके तहत भारत ने नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है। दरअसल भारतीय नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए प्रोजेक्ट 43,000 करोड़ रुपए का है और इस प्रोजेक्ट के लिए 5 अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी निर्माण करने वाली कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, जिनमें से एक फ्रांसीसी कंपनी नेवल ग्रुप भी शामिल थी। लेकिन अब फ्रांसीसी कंपनी नेवल ग्रुप ने कहा है कि वो प्रस्ताव के लिए अनुरोध की शर्तों को पूरा नहीं कर सकते हैं और आपको बता दें, इसीलिए वो बोली लगाने की प्रक्रिया को आगे जारी रखने में सक्षम नहीं है। इंडियन नेवी के लिए प्रोजेक्ट भारत सरकार की नई रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत है, जिनके तहत भारत सरकार की कोशिश है कि विदेश कंपनियों में भारत आए और भारत की कंपनी के साथ भारत में पनडुब्बियों का निर्माण करेगा।
भारत की कंपनी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे, लिहाजा भारत सरकार पनडुब्बियों के निर्माण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए एक भारतीय कंपनी के साथ काम करने के लिए इंटरनेशनल ओरिएंटल इन्वेस्टमेंट के SOP के तहत भागीदारी तलाश रही है। आपको बता दें P-70 जो 5 प्रोजेक्ट है पनडुब्बियों के निर्माण की दूसरी परियोजना है और इनमें इससे पहले भारतीय नौसेना ने भारत के मझगांव डॉकयार्ड शिप में भी साझेदारी की थी। तो ये एक न कहीं एक तरीके से फ्रांस जो है अब इस पनडुब्बी निर्माण से खुद को अलग कर दिया है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आई है अगली, आपको बता दें जहां बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है डेनमार्क में। हमने आपको बताया PM मोदी का हुआ ज़बरदस्त स्वागत। इस बीच अगली अपडेट, गृह मंत्री अमित शाह गरजे, बोले कोई भी सीमा पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मिलेगा करारा जवाब। सर्जिकल स्ट्राइक को याद कर बोले अमित शाह। ट्विटर पर लोग दिलाने लगे चीन का याद। दरअसल एक दिवसीय दौरे पर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वहां कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और नवी परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा है कि अब पूरी दुनिया जानती है कि कोई भारतीय सीमा में दखल नहीं दे सकता है, नहीं तो करारा जवाब दिया जाएगा। अमित शाह के इस भाषण के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने लद्दाख में चीन की घुसपैठ की याद दिलाने लगे हैं। बेंगलुरु के नित्याथंगा विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए अमित शाह ने कहा है कि पहले केवल अमेरिका और इजराइल उनकी सीमाओं और सेना के साथ हस्तक्षेप करने वालों पर जवाबी कार्रवाई करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कारण पिछले कुछ सालों में भारत ने इतनी ताकत हासिल कर ली है कि वो भी दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखते हैं और हम सीमा पर घुस कर मारने में सक्षम हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। जापान के करीब समुद्र से गुजरे चीन के युद्धपोत बड़े मिशन को अंजाम दे सकता है ड्रैगन। दरअसल चीन की समुद्री सीमा में अतिक्रमण और विस्तारवादी नीति किसी से छिपी नहीं हुई है। जापान के ओकिनावा द्वीप के पास से सोमवार को चीन के 8 युद्धपोत निकले, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ताइवान के साथ चल रहे तनाव के बीच PLA के ये वॉरशिप किसी मिशन पर गए थे। चीनी मीडिया और जापान के रक्षा विभाग के मुताबिक ये वॉरशिप ओकिनावा और मियाकियाजा के बीच देखा गया है। आपको बता दें चीनी मीडिया का कहना है कि क्षेत्र में शिप का निकलना दिखाता है कि चीनी नौसेना की ताकत में वृद्धि हुई है। जापान की सरकार ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि युद्धपोत पर निगरानी रखने के लिए एक हेलीकॉप्टर कैरियर P-1 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और P-33 एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट को लगाया गया है और इन दिनों जापान में अमेरिका सेना की भी एक टुकड़ी ठहरी है। चीनी सेना की इस गतिविधि पर अमेरिका भी नज़र बनाए हुए है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के रास्ते तलाश रहा चाइना, ताइवान पर आक्रमण की है तैयारी। दरअसल अमेरिकी प्रतिबंधों से संपत्तियों की सुरक्षा पर चर्चा के लिए चाइना ने सीनियर अधिकारियों ने बैंक अधिकारियों से बातचीत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों का मानना है कि मॉस्को के खिलाफ लिए गए उपायों को बीजिंग पर भी लागू किया जाएगा। और इस बैठक में चर्चा की गई है कि यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर चाइना अपनी विदेश संपत्ति की भी रक्षा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों ये अपने आप में कहीं ना कहीं चाइना जो है अभी से ही अपने एक तरीके से रास्ते तलाश रहा है कि अगर वो ताइवान पे हमला करेगा तो अमेरिका भी प्रतिबंध लगाएगा और ऐसे में प्रतिबंधों से बचने के लिए वो क्या करे इसकी जो है वो रणनीति सोच रहा है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें उत्तराखंड अपनी मां से मिलने पहुंचे CM योगी आदित्यनाथ पैदल ही जो है वो पहाड़ी पर चले। दरअसल आपको बता दें खत्म हुआ इंतजार और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ आखिरकार कई सालों के बाद अपने प्रत्येक गांव पंचूर पहुंचे, जहां बीते 5 साल से वो शख्स देश दुनिया में छाया रहा, लेकिन बुजुर्ग मां की आंखें पल पल बेटे की राह निहारती रही। अब एक लंबे इंतजार के बाद ही सही मंगलवार को आखिरकार वो अपने भावुक क्षण आ गया है। आपको बता दें पहाड़ के गांव में बैठी बुजुर्ग मां ने दुनिया के लिए बड़ा नाम हो चुके अपने लाल को गले से लगाकर जी भर के लिए लाड कर दिया। भावुक योगी एक पल मां को निहारते रहे। योगी इससे पहले 2017 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अपने घर आए थे। यमकेश्वर में भाजपा प्रत्याशी ऋतु खंडूगी के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद 11 फरवरी 2017 को योगी ने रात में अपने घर बिताई थी। तब वो सिर्फ गोरखपुर के एक सांसद थे। इसके कुछ माह बाद ही वो यूपी के CM बन गए थे और बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद योगी अपने गांव नहीं आ पाए थे। इसी बीच 2020 में उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट के भी निधन हो गया था और अब आपको बता दें वो अपने मां से जो है मिलने के लिए पहुंचे।
हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, कल राजस्थान में जिस तरीके से हिंसा हुई है, दंगा हुई है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बोला बड़ा हमला, जोधपुर समेत 10 इलाकों में कर्फ्यू। दरअसल आपको बता दें, राजस्थान के जोधपुर में समेत कई इलाकों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया और ये फैसला ईद के मौके पर हुई बवाल के तनाव को देखते हुए लगाया गया। बताया गया है कि कुल 10 थानों क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले को लेकर बैठक बुलाई और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस घटना पर रिपोर्ट मांगी है। पुलिस उपायुक्त राजकुमार चौधरी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जोधपुर कमिश्नरी के जिला पूर्व के थाना क्षेत्र उदयमिरी, सदर कोतवाली थाना, सदर बाजार, नगौरी गेट, खंडा फसला के कर्फ्यू लगाया गया है और इसके अलावा जिला पश्चिमी के थाना क्षेत्र प्रतापनगर, प्रताप सदन, देवनगर